Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to Sky Classes and welcome again to NEET Finishing Touch Test Series. I am Irshad sir and this time I am going to discuss the last lecture from the 12th portion. लास्ट लेक्चर फ्रॉम 12th पोर्शन ऑफ बॉटनी। और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के हमारे पास जो 3 चैप्टर्स और जो पहला चैप्टर इकोलॉजी का है दैट इज पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म्स, उसमें से थोड़ा सा रह गया था। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था उसमें रह गया था आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शंस वाला पार्ट। आज बेटा उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और साथ साथ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज को भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप बने रहिए बेटा हमारे साथ, ठीक। आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली बेटा हम आ जाएंगे आपके फिनिशिंग टेस्ट सीरीज पे। बेटा हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स न्यूट्रल। देखिए बेटा हमारे पास बहुत सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होते हैं। आपको जो बताना है, आपको क्या बताना है क्वेश्चन में कि हमारे पास से फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास बहुत सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेटा हो गया, उसको बेटा हम बोलेंगे पैरासिटिज्म। क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म, ठीक। पैरासिटिज्म आपको दूर से ही समझ में आ रहा है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट। इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। तो बेटा हम इसको बोलेंगे इट इज अ प्लस माइनस रिलेशनशिप। समझ में आ रही बात? प्लस मींस एक को फायदा है, माइनस मींस एक को नुकसान है, ठीक। तो प्लस माइनस रिलेशनशिप का मतलब यह हो गया कि जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस स्पीशीज को फायदा हो रहा है उसको हम प्लस साइन असाइन करते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज को नुकसान होता है, हार्म होता है, उसको हम माइनस साइन असाइन करते हैं। या इसी तरह से बेटा आपका म्यूचुअलिज्म हो गया। क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म, ठीक। म्यूचुअलिज्म में बेटा हम देखते हैं कि इट इज अ प्लस प्लस रिलेशनशिप। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसका सीधा मतलब यह हो गया कि म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है? आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स न्यूट्रल। एक स्पीशीज को बेटा बेनिफिट हो रहा है तो प्लस साइन देंगे, और दूसरा न्यूट्रल रह रहा है तो हम इसको बेटा जीरो साइन देंगे। दैट मीन्स आपको जो बताना है कि एक स्पीशीज जो है जिसको फायदा हो रहा है उसको प्लस साइन देंगे, और दूसरा जो है जिसको कोई भी ना उसको नुकसान हो रहा है ना उसको फायदा हो रहा है उसको हम जीरो साइन असाइन करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि इनमें से बताना है कि कौन सा इस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जहां एक को फायदा है दूसरे को कुछ भी नहीं होता है। यह हमारे पास बेटा कॉमेंसाइलिज्म है। कॉमेंसाइलिज्म में याद रखेंगे आप, देखिए हमारे पास म्यूचुअलिज्म है, मैंने उधर बता दिया। म्यूचुअलिज्म जो है बेटा इट्स अ प्लस प्लस रिलेशनशिप। समझ में आ रही बात? कंपटीशन जो है इट्स अ माइनस माइनस रिलेशनशिप, इसमें दोनों का बेटा नुकसान होता है। कॉमेंसाइलिज्म जो है इट इज अ प्लस जीरो रिलेशनशिप, एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं होता है। और एमिनसाइलिज्म जो है इट्स अ प्लस एंड इट्स अ सॉरी एमिनसाइलिज्म जो है बेटा एमिनसाइलिज्म इट इज माइनस एंड जीरो रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। एमिनसाइलिज्म जो है इट इज माइनस एंड जीरो रिलेशनशिप। तो सबका मैंने बता दिया आपको। आपको बोलना है कि प्लस एंड जीरो रिलेशनशिप कौन सी है, दैट इज कॉमेंसाइलिज्म। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आ रहे हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रीडेटर। प्रीडेटर के रिलेटेड कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रीडेटर, ठीक। तो प्रीडेटर जो है ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगा प्रीडेशन में, और वहां पे व्हाट इज प्रीडेशन? इट्स एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीडेटर एंड द प्री, ठीक है बेटा। तो प्रीडेटर जो है ये किस तरह से अपने प्री के ऊपर फीड करता है और क्या इंटरेक्शंस होती हैं, क्या इसमें सारी उलझने हैं, वो आपके एनसीईआरटी ने डिटेल में बेटा समझाया है, ठीक। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है, ठीक। दैट मींस बाकी सारे करेक्ट होंगे, एक इसमें इनकरेक्ट होगा। पहला, प्रीडेटर जो है इट एक्ट्स एज अ कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल्स। ये सही है बेटा। प्रीडेटर जो है इससे बेटा एनर्जी ट्रांसफर होता है। देखो प्रीडेटर जब प्री को खाएगा तब जाके प्री में जो एनर्जी थी वो प्रीडेटर के बॉडी में आएगी, फिर वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, फिर और जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर करने में प्रीडेटर हेल्प करता है। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही हो गया। प्रीडेटर्स कैन रेगुलेट द प्री पॉपुलेशन। प्रीडेटर जो है बेटा ये प्री पॉपुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। यस दे कैन रेगुलेट द प्री पॉपुलेशन। से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जंगल में हो, वहां पे लाइन और डियर हैं, या टाइगर और डियर की आप मिसाल ले लीजिए जिसको हम प्रेडेशन बेटा बोलते हैं, ठीक। तो लाइन या टाइगर जो है दे नो कि इस जंगल में कितनी डियर्स है और हमें कितनी खानी है। वो एक साथ सबको खत्म नहीं करेंगे। अगर उन्होंने सारी डियर को एक साथ खत्म कर दिया इसका मतलब यह होगा कि आप जंगल में कोई डियर बची नहीं, ठीक। तो आने वाले दिनों में टाइगर भी खुद ही मरेगा क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये अपने प्री के इस तरह से ये प्री की पॉपुलेशन को बेटा रेगुलेट करते हैं। ये इसकी पॉपुलेशन को न ज्यादा डिक्रीज होने देते हैं और न ज्यादा इंक्रीज होने देते हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो ये भी बेटा सही हो गया। प्रीडेटर जो है प्रीडेटर्स कैन आल्सो हेल्प इन maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among
कंपीटिंग प्री स्पीशीज, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भी, लेकिन सही है। प्रेडेटर जो है बेटा दे कैन मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी, किसी भी कम्युनिटी में प्रेडेटर जो है दे कैन मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को किस तरह से बेटा मेंटेन कर सकते हैं ये देख लीजिए, ठीक, स्टेटमेंट खुद ही बता रहा है, दे कैन मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्री स्पीशीज। से फॉर एग्जांपल ये स्पीशीज ए है बेटा, ये हमारे पास प्री है, ठीक है बेटा, और हमारे पास दूसरी स्पीशीज है स्पीशीज बी, ये भी हमारे पास बेटा प्री स्पीशीज है, और इन दोनों स्पीशीज का प्रेडेटर जो है लेट दैट बी एक्स, ठीक है बेटा, ये एक्स जो है बेटा इनका है, ये इनका क्या हो गया बेटा, ये इनका प्रेडेटर हो गया। तो प्रेडेटर जो है ये इन दोनों स्पीशीज को खाता है, ठीक, लेकिन ये दोनों स्पीशीज जो है, ठीक है बेटा, ये दोनों स्पीशीज जो है, इन दोनों स्पीशीज में बेटा कंपटीशन होता है, इन दोनों स्पीशीज में बेटा क्या होता है, कंपटीशन। अगर ये दोनों स्पीशीज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं दैट मींस इट विल बी अ माइनस एंड माइनस रिलेशनशिप, इसको भी नुकसान होगा, इसको भी नुकसान होगा। अगर ये दोनों स्पीशीज का कंपटीशन बेटा कम हो जाएगा, अगर इनमें कंपटीशन कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स जो है बेटा, इसने ए वाली स्पीशीज को खा लिया तो इसकी पॉपुलेशन कम होगी, अब बी वाली जो है ना इन दोनों में कंपटीशन भी कम हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि प्रेडेटर जो है दे कैन मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्री स्पीशीज। प्रेडेटर जो है ये इन दोनों में कंपटीशन क्या करेगा, कम करेगा, इस तरह से ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा। से फॉर एग्जांपल दो आदमी आपस में बेटा लड़ाई कर रहे हैं, एग्जांपल से सीख लो, दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अब ये दोनों जो है ये इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो दोनों को नुकसान होगा, एक को भी थप्पड़ पड़ सकता है दूसरे को भी थप्पड़ पड़ सकता है, लाजमी है, ठीक है बेटा। लेकिन अब एक तीसरा आ रहा है जो इन दोनों का दुश्मन है, समझ में आ रही बात, जो इन दोनों का दुश्मन है ना, एक तीसरा आ रहा है वो इन दोनों को अटैक कर रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये आपस में बोलते हैं कि नहीं जी हम क्या है क्या नहीं है, आपस में क्या है, पहले हमने इसके अटैक को डिफेंड करना है। तो जब इन पे कोई तीसरा अटैक करता है ना तो ये पहले उस अटैक को डिफेंड करता है और अपने आपस की लड़ाई को भूल जाते हैं, तो आपस में जो कंपटीशन था वो कंपटीशन खत्म हो गया, समझ में आ रही बात। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक। तो जो प्रेडेटर होता है ये बेटा कंपटीशन को कम करेगा इन डिफरेंट प्री स्पीशीज, ठीक है, और इस तरह से स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा, ठीक। ये भी लेकिन सही है, हमें कौन सा बेटा चुनना है, इनकरेक्ट। इफ ए प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्री, प्रेडेटर सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीजेस। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर प्रेडेटर अपने प्री को ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जंगल है, इस जंगल में हमारे पास बेटा 20 डियर स्पीशीज 20 डियर मेंबर्स हैं, ठीक है बेटा, और हमारे पास 1 लाइन है, ठीक है बेटा, एक लाइन है एक जंगल में और 20 हमारे पास डियर हैं। ये व्हाट डू यू मीन बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। से फॉर एग्जांपल लाइन जो है इसको एक दिन एक डियर खानी है, से फॉर एग्जांपल या 2 दिन या 3 दिन या 1 महीने में एक डियर खानी है और वो उसके लिए एनफ फूड है, और इस तरह से पूरे साल में ये सिर्फ 12 डियर को ही खा सकता है। इसका मतलब है कि जब तक ये 12 डियर को खाएगा तब तक डियर की पॉपुलेशन और बढ़ेगी, ठीक, और इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि देयर आर 20 डियर। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन जो अपने एक सीक्वेंस से अपने एक रफ्तार से फूड खाएगा, इसके लिए कभी भी फूड की शॉर्टेज नहीं होगी, ये एक एक डियर को खाता जाएगा, एक एक डियर इसमें ऐड होती जाएगी नेचुरली। लेकिन अब लाइन क्या बोलता है, ये बोलता है कौन कल पे छोड़ दे, मैं तो 20 के 20 डियर को आज ही खा लेता हूं, सारा खत्म कर देता हूं, समझ में। इसको तो वो मसला हो गया ना जो वो एक कहानी आपने सुनी होगी, ठीक, जिसमें वो एक मुर्गी की कहानी थी, हैन लेइंग गोल्डन एग्स, ठीक है बेटा। तो जो वो लालची इंसान था उसने बोला ये तो मुझे सोने के अंडे दे रहे हैं, क्यों ना इसको खत्म ही कर दे, एक साथ सारे सोने के अंडे निकाल दे। ये तो वैसी ही बात होगी, जब इसने सबको एक साथ खत्म कर दिया, मुझे बता अगले दिन लाइन को भूख लगेगी, ये क्या खाएगा, इसको वहां पे प्री है नहीं, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रेडेटर अपने प्री को ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, ज्यादा खाएगा, प्रेडेटर भी मर जाएगा क्योंकि प्रेडेटर के लिए आगे फूड अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इफ ए प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्री, प्रेडेटर सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीजेस। ये गलत है, प्रेडेटर जो है बेटा इसका सर्वाइवल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इसका सर्वाइवल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तो ये गलत ऑप्शन है और सही ऑप्शन बेटा यही है हमारे क्वेश्चन का, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ लेते हैं। असर्शन रीजन आ गया बेटा, तीसरा ही क्वेश्चन असर्शन रीजन डाल दिया इसमें। असर्शन जो है कैटल और गोट्स आर नॉट ब्राउजिंग ऑन कैलोट्रोपिस प्लांट, ये देख लीजिए असर्शन है। जो हमारे पास कैटल है या गोट्स हैं,
कैटल में सब आ जाएंगे, काउस, बफेलोज वगैरह, समझ में आ रही बात। कैटल या गोट्स जो है ये कैलोट्रोपिस प्लांट पे फीड नहीं करते हैं, यानी ये जब घास खाते हैं, अगर उस घास के मैदान में कैलोट्रोपिस का प्लांट है ये उसको नहीं खा रहे हैं। समझ में आ रही बात, ये इस पे ब्राउजिंग नहीं कर रही है, असर्शन है। रीजन क्या बता रहा है इसका? रीजन बता रहा है कैलोट्रोपिस जो है इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जो कैलोट्रोपिस प्लांट है ये प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है बेटा, तो इसका जो रीजन है ये सही रीजन है, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बेटा ये आपका इसका बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Interspecific competition is a potent force in organic evolution. This statement is related to, ठीक है बेटा, देख लीजिए स्टेटमेंट एक दिया हुआ है और आपको बोलना है कि ये स्टेटमेंट जो है किसके रिलेटेड है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, दैट मींस कंपटीशन बिटवीन द स्पीशीज। समझ में आ रही बात? इंटरस्पेसिफिक, ठीक। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो है इट इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इससे बेटा इवोल्यूशन होता है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से। आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो है इट इज रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डार्विन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। समझ में बेटा आ रही है बात, ठीक। डार्विन ने भी यही बताया कि जब इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो कौन सी स्पीशीज सर्वाइव करेगी, जो फिट होगी। तो ये बेटा ये स्टेटमेंट जो है इट इज रिलेटेड टू डार्विन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। गॉसियस competitive exclusion principle is something different, competitive release is something different, और ये none of the above नहीं आ जाएगा, it will be Darwin survival of fittest। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए बेटा बनाया है ये, ठीक। ये जरूरी नहीं कि ये एमसीक्यू आपको नीट में इसी तरह देखने को मिले, और प्रोबेबिलिटी भी है कि ये इसी तरह से देखने को मिले, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि इस तरह से मिले। लेकिन जो चीजें, जो कंसेप्ट्स यहां से आपको क्लियर हो रहे हैं ना, डेफिनेटली यू विल रॉक इन नीट। समझ में आ रही है बात, ठीक। क्योंकि आपको डिजाइन ही किया है हमने इस फिनिशिंग टच टेस्ट सीरीज को, इसी तरह से बेटा डिजाइन किया है कि आपका कोई भी कंसेप्ट टेक्स्ट बुक से रह ना जाए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स पार्टीशनिंग लीड्स टू रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये पहले समझे व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है ये बेटा आप अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बेटा देखोगे, ये आपको बेटा लिखा होगा कंपटीशन में। कहां पे बेटा लिखा होगा? कंपटीशन में। देखिए बेटा व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर दो स्पीशीज है, इनके बीच में कंपटीशन है, इनके बीच में ये खुद ही सीखते हैं किस तरह से हम कंपटीशन को डाउन करें, किस तरह से हम कंपटीशन को डिक्रीज करें, बिकॉज दे नो कि कंपटीशन जो है इससे कोई फायदा आने वाला नहीं है। इसलिए इन्होंने खुद ही सीखा है कि किस तरह से हम कंपटीशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। व्हाट डू मीन बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग? अगर हमारे पास दो स्पीशीज है बेटा, ये हमारे पास स्पीशीज एक है, ये हमारे पास स्पीशीज दूसरी है, ये दोनों स्पीशीज जो है बेटा, ये दोनों स्पीशीज जो हमारे पास है, अगर इन दोनों स्पीशीज का फूड एंड फीडिंग हैबिट एक ही है, या मान ले चले इनका फूड हैबिट जो है ना बेटा वो डिफरेंट है। ये स्पीशीज जो है बेटा, ये हमारे पास इसका फूड हैबिट है, ये अपना कोई फूड खाएगी, ठीक है बेटा। ये बी स्पीशीज जो है बेटा ये भी फूड। देखिए कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं कि फूड सोर्स एक ही हो, ये याद रखें। ये आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है। आपका यूजुअली जहन में कंसेप्ट क्या होता है कि कंपटीशन उन स्पीशीज के बीच में होगा जिनके फूड हैबिट्स सेम हो, जिनकी सिमिलर रिसोर्सेज जो है ना फूड हैबिट्स के हों, यानी कि जिनका फूड जो है सोर्स जो है जिसपे वो पलते हो वो एक जैसा हो, और अगर उस सोर्स में कमी हो तो फिर कंपटीशन हो जाएगा, ठीक। ये भी सही है, लेकिन ये इतना ही सही नहीं, इसके बगैर भी कंपटीशन हो सकता है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो कंपटीशन जो है बेटा, कंपटीशन क्या है? अगर ये दो स्पीशीज है, इनका फूड अलग अलग है, लेकिन ये ए स्पीशीज जो है ना ये बहुत कमजोर स्पीशीज है, और बी स्पीशीज जो है बेटा ये स्ट्रांग है। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना, डियर और टाइगर की एग्जांपल दे रहा था। अब समझे, डियर के लिए फूड अवेलेबल है, कोई लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। जरूरी नहीं कि कंपटीशन तब हो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड हो। डियर के लिए फूड बहुत ज्यादा है, जंगल में फूड ही फूड है डियर के लिए, यानी पूरा जंगल भरा हुआ है फूड से, डियर खाएगी घास। समझ में आ रहे? लेकिन एक मसला यह है कि जंगल में शेर बहुत ज्यादा है। बताओ, जंगल में शेर बहुत ज्यादा, और जहां डियर का फूड है वहां बहुत ज्यादा शेर जमा हो गए हैं।
वहां बहुत ज्यादा लाइन जमा हो गए हैं, टाइगर जमा हो गए, क्या डियर जाएगी फूड खाने के लिए? वो तो भूखे मरना ही पसंद करेगी, उधर कहां जाएगी? समझ में? तो कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं कि फूड जो है लिमिटेड सोर्स में हो, कभी कभी फूड ज्यादा भी होता है, बट स्टिल देयर इज अ कंपटीशन। समझ में आ रही बात? ठीक, तो अब मसला है कि ये कंपटीशन जो ऑर्गेनिज्म है ये किस तरह से अवॉइड करते हैं कंपटीशन। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक, रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है? डिफरेंट फोरेजिंग टाइम्स। ठीक है बेटा, डिफरेंट फोरेजिंग। से फॉर एग्जांपल आपका ए स्पीशीज जो है बेटा ये 10 बजे सुबह जाता है और अपना फूड खाता है। अगर ये बी स्पीशीज के प्रेजेंस, अगर वहां पे बी स्पीशीज की प्रेजेंस भी हो, तब ए जुर्रत ही नहीं करेगा कि ये वहां जाए और फूड खाए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये इसका प्रीडेटर भी हो। क्योंकि हमारे पास जो एनसीईआरटी में एक मसला है, हम जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ते हैं ना, हम अलग अलग करते हैं, लेकिन कंपटीशन दो स्पीशीज के बीच में हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे के लिए प्रेडेशन भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारी पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है ना, दे आर इंटरमिंगल्ड। ठीक, तो से फॉर एग्जांपल ये 10 बजे सुबह आ गई फूड खाने के लिए। ठीक, क्यों आ गई 10 बजे? क्योंकि इसको पता है कि ये हमें आती है बेटा, ये हमें आती है, से फॉर एग्जांपल ये दोपहर को बेटा 2 बजे आते हैं फूड खाने के लिए, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए ए वाली स्पीशीज पहले ही आ जाते हैं, 10 बजे आ जाती हैं। समझ में आ रही है बात? अब ए वाली स्पीशीज 10 बजे आई, इसने फूड खाया, और ये 2 बजे आई, इसने भी फूड खाया। मुझे बता, इज देयर एनी कंपटीशन? नो, कंपटीशन डिक्रीज हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिसोर्स पार्टीशनिंग। इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कि ये रिसोर्स जो ऑब्टेन करेंगे, जिस पे ये पलेंगे, जिसको खाएंगे, डिफरेंट टाइम्स में बेटा खाएंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ फोरेजिंग, और सिंपली इसी को बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है बेटा, रिसोर्स पार्टीशनिंग से अब मुझे बताओ कंपटीशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज ही होगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है बेटा, तो कंपटीशन जो है बेटा वो डिक्रीज होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन कंपटीशन, इंक्रीज नहीं हो जाएगा। हैज नो इफेक्ट ऑन कंपटीशन, इट हैज एन इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक, एलिमिनेशन ऑफ कंपीटिंग स्पीशीज, कंपीटिंग स्पीशीज एलिमिनेट नहीं हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये सही ऑप्शन है इसका। चलिए बेटा नेक्स्ट, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को बेटा आप मैच करेंगे कॉलम बी के साथ। ठीक है बेटा, कॉलम ए क्या है बेटा? बार्नेक्ल्स ऑन वेल। ये बेटा हमारे पास बार्नेक्ल्स ऑन वेल जो है, ये हमारे पास बेटा आपको हो गया एग्जाम्पल। बार्नेक्ल्स ऑन वेल जो है ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया बेटा किसका? कॉमेंसैलिज्म का, क्योंकि इसमें एक को फायदा है, बार्नेक्ल्स को फायदा हो, और वेल जो है इसको जीरो चार्ज होती है, यानी कि इसको ना फायदा ना नुकसान होता है। ठीक, और दूसरा है बेटा सीडो कपुलेशन। सीडो कपुलेशन जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा म्यूचुअलिज्म की। इसमें एक इंसेक्ट आता है पॉलिनेशन करने के लिए, और फ्लावर जो है, फ्लावर बिल्कुल लग रहा है कि उसी इंसेक्ट की फीमेल है, उस इस तरह से फ्लावर का शेप बना होता है। और ये मेल इंसेक्ट जब आता है, मॉथ जब आता है, मेल इंसेक्ट, ये उस फ्लावर के ऊपर बैठता है, ये एज्यूम करता है कि ये मेरी फीमेल है, और फिर वो कपुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। कपुलेशन होता ही नहीं क्योंकि नीचे फीमेल ही नहीं होती है, तो सीडो कपुलेशन हो गया म्यूचुअलिज्म में। समझ में बेटा आ रही है बात? तो म्यूचुअलिज्म बेटा है, इसमें एग्जांपल है सीडो कपुलेशन की। ठीक है बेटा, और इसके बाद आपका बेटा आ जाएगा हमारे पास जो कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा जो है बेटा ये पैरासिटिक प्लांट होता है। ठीक है बेटा, पैरासिटिज्म में इसकी एग्जांपल आ जाएगी। और आपका एबिंगटन टॉर्टॉइस जो है बेटा ये कंपटीशन में एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो ए के साथ बेटा आपका फर्स्ट के साथ बी आ जाएगा, फर्स्ट के साथ बी आ जाएगा, दूसरे के साथ बेटा आपका सेकंड ऑप्शन जो है सीडो कपुलेशन जो है बेटा सेकंड ऑप्शन, इसके साथ बेटा सी आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो है कॉस्क्यूटा, इसके साथ बेटा डी आ जाएगा, और फोर्थ जो है एबिंगटन टॉर्टॉइस, इसके साथ बेटा ए आ जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन बेटा इसका बनेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्पीशीज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आपको बताना है कि स्पीशीज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो हैं, इसके लिए बेटा करेक्ट ऑर्डर आपको क्या करना है, देखना है कि सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी हैं, उसके बाद किसकी स्पीशीज है, उसके बाद किसकी स्पीशीज है, उसके बाद किसकी स्पीशीज है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए एक काम बेटा आप करेंगे, इसके लिए आप एक काम करेंगे, ये देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में बेटा ये डेटा दिया हुआ है। हमारे पास जो बीटल्स है बेटा, बीटल्स का स्पीशीज नंबर आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इतना होगा, हाँ 3 लाख। ठीक है बेटा, 3 लाख हमारे पास जो स्पीशीज का नंबर दिया हुआ है बीटल्स के लिए बेटा दिया हुआ है। और फिशेस के लिए हमारे पास बेटा जो नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर क्या कितना होगा बेटा आपका, फिशेस के लिए हमारे पास 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस हैं। और एंड्स के लिए बेटा हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो दिया होगा बेटा आपके पास 20,000 का।
और आपके बेटा ऑर्किड्स जो है बेटा, इनका नंबर जो टेक्स्ट बुक ने दिया हुआ है वो भी कितना है बेटा, 20,000 है। ठीक है, तो मुझे बताओ अब सही कौन आ जाएगा। सबसे ज्यादा बेटा बीटल्स है, उसके बाद फिशेस है, उसके बाद एंट्स है, और एंट्स के बराबर ही ऑर्किड्स है, क्योंकि दोनों का नंबर सही है, तो ये इसका बेटा सही ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं। India has more than 50,000 genetically different strands of rice. This is an example of. चलिए बेटा, इंडिया में 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ राइस है, नॉट स्पीशीज, याद रखें। एक हो गया स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज राइस की, तीसरी स्पीशीज, फोर्थ स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज। एक होगी नहीं, स्पीशीज एक ही है, स्पीशीज एक ही है, लेकिन स्ट्रैंड्स अलग अलग है, वैराइटीज विद इन द स्पीशीज। एक स्पीशीज में डिफरेंट तरह की वैराइटीज है। से फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन बीइंग है, एक ही स्पीशीज है, बट देयर आर वैराइटीज। समझ में आ रही बात? वी हैव डिफरेंस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स देयर आर माइनर डिफरेंसेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर। किसी एरिया के लोगों को आप देखेंगे उनका कद जो है ना बहुत कम होता है, और किसी एरिया के लोगों को आप बेटा देखेंगे उनका कद बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? और किसी एरिया के लोगों का स्किन कलर आप देखेंगे वो इमेंस ब्लैक होते हैं, और किसी एरिया के लोगों को देखेंगे उनका स्किन कलर जो है बेटा वो बिल्कुल व्हाइट होता है। तो देयर आर सम माइनर वैराइटीज, उनको हम बोलेंगे बेटा ये एक ही स्पीशीज में वैरायटी है। तो बेटा ये इट इज नॉट बिटवीन द स्पीशीज, इट इज विद इन अ सिंगल स्पीशीज। जब वैरायटी होगी विद इन अ सिंगल स्पीशीज, इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफरेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। ठीक है बेटा, और इसको बेटा हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसी तरह से एक ही राइस प्लांट है, इसके डिफरेंट 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ राइस हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की एग्जांपल होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी की नहीं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं आ जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, Some extreme estimates put the number of species on earth as, देखिए हमारे पास अर्थ में कितना नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, वी हैव डिफरेंट डेटा फॉर दिस। ठीक है बेटा, वी हैव डिफरेंट डेटा फॉर दिस, लेकिन हमारे पास जो एक्सट्रीम नंबर्स है, एक्सट्रीम कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, जो एग्जैजरेट करते हैं नंबर को, दिस इज नॉट अ रियल फिगर। ठीक, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने ये डेटा दिया हुआ है, जो एग्जैजरेट करते हैं ना नंबर को, वो बोलते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ जो है इट मे बी समवेयर अराउंड 20 to 50 मिलियन स्पीशीज। समझ में आ रही बात? चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ लेते हैं। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ आर रिकॉर्डेड एज, इसको आंखें बंद करके एनिमल्स हैं। जितनी भी स्पीशीज पूरी दुनिया में है 70% से ज्यादा स्पीशीज सिर्फ बेटा एनिमल्स की हैं। चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं इसमें। ठीक, शेयर ऑफ इंडिया फॉर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज, इंडिया का शेयर जो है ना पूरे ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए कितना है। आपके एनसीईआरटी ने बेटा ये डेटा दिया हुआ है कि इंडिया का अगर हम बेटा एरिया हिसाब से देखेंगे, एरिया अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है इसका नंबर बेटा आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक, यानी कि पूरी दुनिया में इंडिया का लैंड एरिया जो है ना ये सेकंड है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इंडिया बेटा जो है ये 7th नंबर पे आपका आ जाएगा, पॉपुलेशन में सेकंड है। ठीक है बेटा, कहाँ गया ये? हाँ, इंडिया जो है बेटा एरिया के हिसाब से, चलिए एरिया के हिसाब से बेटा ये 7th होगा, लेकिन इसका जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ना, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज कितनी स्पीशीज बेटा टोटल है, दैट इज 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी सिर्फ आपको इंडिया से बेटा मिलेंगे। ठीक, तो ये इसका सही ऑप्शन है। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। Which of the following biodiversity patterns show the correct distribution of birds? आपको बोलना है कि जो पैटर्न्स दिए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स, ठीक, इसमें बेटा ये दिया हुआ है कि बर्ड स्पीशीज जो है किस कंट्री में कितने, किस रीजन में कितनी बर्ड्स हैं, बर्ड स्पीशीज। आपके एनसीईआरटी का बेटा डेटा दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन को बेटा क्या करना है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन को देखना है कि कौन सी करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बेटा बात करूंगी, सबसे पहले आपके ऑप्शन में बेटा दिया हुआ है कोलंबिया। कोलंबिया जो है ना इट इज नियर इक्वेटर, और इसमें हमारे पास बेटा 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। अगर मैं बेटा बात करूंगा इंडिया की, किसकी बेटा बात करूं, इंडिया की, ये भी इसके भी बहुत सारे एरियाज नियर इक्वेटर है, तो इसमें आपके बर्ड स्पीशीज जो है ना बेटा 1200 बर्ड स्पीशीज बेटा मिलेंगे। ठीक है बेटा, और इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा बेटा न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क की आप चेक करेंगे आपके एनसीईआरटी पे दिया हुआ होगा, इट इज 506 बर्ड स्पीशीज। और अगर मैं बेटा बात करूंगा ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड चूंकि इक्वेटर से बहुत दूर है, इसमें जो नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज हैं इट मे बी ओनली 56। ठीक है बेटा, इट मे बी ओनली 56। ठीक,
56, चलिए बेटा 56 बेटा इसमें आपका बर्ड स्पीशीज होगा। तो सबसे ज्यादा बर्ड स्पीशीज का नंबर कहाँ पे है बेटा? कोलंबिया में है, उसके बाद कहाँ है बेटा? इंडिया में है, उसके बाद न्यूयॉर्क में है, और इसके बाद कहाँ है? ग्रीनलैंड में। तो ये आपका बेटा करेक्ट सीक्वेंस इसका बन जाएगा। ये सीक्वेंसेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीक्वेंस के हिसाब से बनाए हैं, फ्रेम किए हैं। आ सकते हैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिस तरह से आ सकते हैं, वैसे आपका जो डेटा दिया हुआ है ना बायोडाइवर्सिटी में या और कहीं इकोलॉजी में, उस डेटा से आपके कम ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। लेकिन यू कैन नॉट रूल आउट, आप बेटा इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि इसमें नहीं आएगा, आ भी सकता है, आपको प्रिपेयर रहना है। नहीं आते हैं अच्छी बात है, क्योंकि डेटा को मेमोराइज करना आपके लिए भी सरदर्द है, ठीक। लेकिन ये आ सकता है, वी कैन नॉट रूल आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डेटा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो है, साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑन अर्थ वायर देयर माइट बी साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर इज एन एरिया ऑन अर्थ, जमीन पे एक ऐसा एरिया है, साइंटिस्टों का ये मानना है, where there might be at least 2 million insect species, जिस एरिया में 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज होंगे, दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, ठीक। साइंटिस्टों का मानना है कि इस रोए जमीन में, धरती पे एक ऐसा हमारे पास एक एरिया है इस धरती पे, जहां पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज जो है, दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, ठीक। आपको एरिया का नाम बताना है, ठीक। ये बेटा आपका हो गया अमेज़न रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। याद रखें, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन अगर दुनिया में कोई है, वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, इसीलिए आपकी शॉपिंग एप्लीकेशन बन गई अमेज़न। अमेज़न इसी से लिया है, अमेज़न का मतलब है कि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के चलते चलते एक और पॉइंट भी याद रख लीजिए बेटा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है बेटा, इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ, इनको बेटा हम बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ, ठीक है बेटा। आपके अर्थ का के बेटा इनको लंग्स हम बोलते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है जो पूरी दुनिया में फैलता है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन रीजन। असर्शन जो है, ट्रॉपिकल रीजन्स पॉजेस ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन द टेम्परेट रीजन्स। देखिए बेटा ट्रॉपिकल रीजन्स, अगर ये ग्लोब आप बेटा लेंगे, ये ग्लोब आप लेंगे, इसका ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के इधर 23.7 और नीचे भी 23.5, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो ये वाला रीजन बेटा बन रहा है ना, इसको बेटा हम बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है बेटा। और जितना आप इधर जाएंगे, ये टेम्परेट रीजन और ये पोलर रीजन, ये टेम्परेट रीजन और ये पोलर रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है, मैं इसको बेटा इस तरह से मार्क करूंगा, ट्रॉपिकल रीजन जो है इट पॉजेसेस ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस में होती है? ट्रॉपिकल रीजन में होती है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बेटा। तो असर्शन आपका सही हो गया। रीजन क्या बता रहा है इसका? अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखिए बेटा, ये बोल रहा है इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो टेम्परेट रीजन है, हमारे पास जो बेटा टेम्परेट रीजन है, मैं टेम्परेट रीजन को बेटा इधर दूसरे कलर से मार्क करूंगा, ये हमारे पास बेटा टेम्परेट रीजन है। ये बता रहा है कि टेम्परेट रीजन जो है, इनमें पास्ट में क्या होगी बेटा? ग्लेशिएशंस, ठीक है बेटा। क्या होगी बेटा पास्ट में? इन्हें ग्लेशिएशंस, ठीक है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशिएशंस? ग्लेशिएशंस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स इन द पास्ट, ठीक। पुराने दौर में ये जो रीजन्स हैं, टेम्परेट रीजन्स, इनमें बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स बन गए, इनमें बहुत ज्यादा आइसी कंडीशंस थी, जिससे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम हो गई। ये क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। और हमारे पास इसके रिलेटेड अगर हम ट्रॉपिकल रीजन को देखेंगे, इसमें कोई ग्लेशिएशन नहीं होगी, इसमें किसी तरह से इसका ये इसमें जो है ना आइसी कंडीशंस नहीं बन गई, कोल्ड कंडीशंस नहीं बन गई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक। तो ये वजह है कि यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। क्या ये वजह सही है? सही तो है, ठीक। ये अनडिस्टर्ब्ड रह गया फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स। इस रीजन में कोई ज्यादा इस तरह की कंडीशन नहीं होगी, अनडिस्टर्ब्ड, और यूनिफॉर्मिटी इसमें रहेगी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये सही आंसर है बेटा इसका। रीजन बेटा सही है असर्शन का। तो हम बोलेंगे इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आपका बेटा इसका ऑप्शन बन जाएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन चीजों को प्लीज मेहरबानी करके आप घर में भी ट्राई करें, ठीक है बेटा। इस तरह से जो क्वेश्चंस बनाए हैं, इनको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करें। चलिए बेटा नेक्स्ट, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस, फिर से यही बात आ रही है ट्रॉपिकल और टेम्परेट वन की। ये बता रहा है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है
Unlike temperate ones are less seasonal, relatively more constant and predictable. This statement signifies, ये बोल रहा है बेटा ट्रॉपिकल जो एनवायरमेंट है, जो यहां बेटा ट्रॉपिकल में एनवायरमेंट है, ये पूरा एनवायरमेंट जो है इट इज लेस सीजनल. व्हाट डू यू मीन बाय लेस सीजनल? इसका मतलब यहां पे है कि इसमें सीजनल वेरिएशन ज्यादा नहीं होती हैं. से फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर देखेंगे या इक्वेटर से दूर इलाके वाले देखेंगे, टेम्परेट रीजन वाले इलाके देखेंगे, यहां पे टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं थ्रू आउट द ईयर. यानी कि गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और सर्दी में सर्दी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है बेटा. तो ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारे पास, जो बेटा ट्रॉपिकल रीजन है, इनमें इस तरह की ज्यादा वेरिएशन नहीं होती हैं, तो सीजनल चेंजेस ज्यादा नहीं होती हैं. दे आर लेस सीजनल. ठीक है बेटा. दे आर रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट. तो अगर इनमें सीजनल चेंजेस नहीं आते हैं तो इनमें कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट रहेगा और प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट है इनमें. ठीक. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सिग्निफाई? आपके एनसीईआरटी में स्टेटमेंट भी दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट से मतलब क्या लेते हैं हम, ठीक, वो भी आपके एनसीईआरटी में बेटा दिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी छुपा के लिया है एनसीईआरटी से. कहां पे छुप गया है ये क्वेश्चन, इसको बेटा देख लेंगे आप. एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये टेस्ट सीरीज का मतलब यह है कि जिस तरह से इसमें आप नई कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना, पता नहीं आपने कितनी बार ट्राई किया होगा, और जो बच्चे रिपीटर्स में हैं पता नहीं उन्होंने कितनी ट्राई किया होगा और कितने सारे एमसीक्यूज को बेटा उन्होंने सॉल्व किया होगा. लेकिन ये वाली कॉम्बिनेशन देख के वो भी परेशान होंगे कि ये कॉम्बिनेशन कहां से आगे. नए नए सवाल आपको बेटा बनेंगे, नए नए क्वेश्चंस को आपको डील करना है. नीट में आपको किसी मॉड्यूल से कल भी बताया था, क्वेश्चन उठा के नहीं आएगा, वहां पे पूरी तरह से नई कॉम्बिनेशन आपको बेटा मिल रही है. तो इसलिए नई कॉम्बिनेशन को खुद आप ट्राई कर लेंगे. ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो. एनसीईआरटी से फ्रेम करना सीख लें और एनसीईआरटी को डिफरेंट एंगल से समझने की बेटा कोशिश करनी है. ठीक. चलिए बेटा, ये स्टेटमेंट जो है ये सिग्निफाई करता है बेटा निश स्पेशलाइजेशन. ठीक है बेटा. तो निश स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? हमारे पास मैंने कल भी शायद बताया था, एक हो गया हैबिटेट और दूसरा हो गया निश. हैबिटेट जो मैंने बताया था, इट इज अ डिवेलिंग प्लेस जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है. निश जो है इट सिग्निफाइज द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन दैट प्लेस. ठीक है बेटा. इट सिग्निफाइज द रिसोर्सेज ऑन विच द ऑर्गेनिज्म इज फीडिंग. ठीक है. इट सिग्निफाइज द रेंज ऑफ टॉलरेंस. ठीक है बेटा, कि जो स्पीशीज है ये किस तरह से इंटरेक्शन करेगा और किस तरह से किस कंडीशन को बेटा ये टॉलरेट करेगी. ठीक है बेटा. तो निश स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि कुछ निशेस जो है ना ये स्पेशल बन गई. से फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है, ये एक एनवायरनमेंट में रहता है और उस एनवायरनमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो इसने अपनी निश को ना स्पेशल बनाया है, ये इसमें अब फिट हो गया है. अब टेम्परेट रीजन्स की बात करो, यहां कोई ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास टेम्परेट रीजन्स में है ना, वो अपनी निश को स्पेशलाइज नहीं कर पा रहे हैं. क्या मतलब है इसका? सिंपल मतलब मैं आपको दूंगा कश्मीर की सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए बस है. ठीक है बेटा, समझो, इस एग्जांपल से समझो. ठीक, रिलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं. हमारे पास जब भी समर आता है तो समर में आप बहुत सारी वैरायटीज देखेंगे, इंसेक्ट्स के वैरायटीज देखेंगे, मक्खियां आएंगी. ठीक है बेटा, मच्छर आएंगे, आपके घर के अंदर जाएंगे. मुझे बता, विंटर में कोई रहता है उनमें से? ये कहां गायब हो जाते हैं. ठीक, क्योंकि हमारे पास जो एनवायरनमेंट में वेरिएशंस आ रहे हैं ना, हमारे पास जो फ्लक्चुएशंस होती है एनवायरनमेंट में, उससे ये सारे खत्म होते हैं. लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में इस तरह से नहीं होता है. तो ट्रॉपिकल रीजन में जब कांस्टेंट टेंपरेचर रहता है, जब वेरिएशंस नहीं आती हैं, तो ऑर्गेनिजम्स की निशेस जो है ना वो स्पेशल बन जाती है और यहां पे ऑर्गेनिजम्स की निशेस जो है ना वो खत्म हो जाती है. हैबिटेट खत्म नहीं होता, वो यही है जहां ये मच्छर रहता है ना, वो हैबिटेट, वो आपके कमरे में रहती है, वो वही है कमरा. ठीक, लेकिन सिर्फ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा विद द एबायोटिक फैक्टर, किस तरह से इंटरेक्ट करेगा और किस तरह से इसका रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो चेंज हो जाएगा. तो निश स्पेशलाइजेशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बेटा इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है. फिर से मैं बताऊंगा स्टेटमेंट, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. ये स्टेटमेंट जो है इट विल सिग्निफाई निश स्पेशलाइजेशन. ठीक है बेटा. चलिए आगे बेटा बढ़ लेते हैं. नेक्स्ट, areas or plots with more species showed less year to year variation in total biomass. एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, ये एरिया है, इस एरिया को मैं ए लिखूं, ये आपके पास बेटा दूसरा एरिया है, इस एरिया को मैं बी लिखूं. ठीक, अच्छा, और एक एरिया लेंगे, इस एरिया को मैं सी लिखूं. ठीक, अब इस एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है, एक ही तरह की स्पीशीज है. इस एरिया में बहुत तरह की बेटा स्पीशीज है. ठीक, और इस एरिया में भी बहुत तरह की स्पीशीज है, तो डाइवर्सिटी इन एरियाज में ज्यादा है. ये बता रहा है कि वो एरिया, वो प्लॉट्स जहां पे स्पीशीज ज्यादा हों, दे शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास प्रोडक्शन.
से फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया है और इसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, अगर एक साल यहां पे बायोडाइवर्सिटी बायोमास की प्रोडक्शन जो है, अगर एक साल वो इस एरिया से बेटा 20 टन ऑफ बायोमास प्रोड्यूस होता है, समझना बात, और इस एरिया से भी 20 टन ऑफ बायोमास बेटा प्रोड्यूस होता है, ठीक, से फॉर एग्जांपल एक साल में, तो मुमकिन है कि ये 20 टन जो है ना ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। फिर से समझो, एरियाज प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, यानी कि जितना बायोमास एक साल निकलेगा ऑलमोस्ट वही बायोमास कांस्टेंट रहने जा रहा है, 19 होगा 21 होगा, वो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है, ठीक, तो आप कभी देखेंगे बेटा 30 टन भी आपको मिल जाएंगे इसमें, और कभी आपको 5 ही टन बेटा मिल जाएंगे इसमें, ठीक, तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है ना, किसमें, बायोमास प्रोडक्शन में। समझ में आ रही बात, ठीक, आपको बताना है दिस वाज एविडेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये किसने बताया, एक्सपेरिमेंटली किसने ये बताया कि जिन एरियाज में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज नंबर ज्यादा होती है, उनका बायोमास प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है। ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है, ठीक है बेटा, डार्विन ने बताया नहीं, अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट इसने बताया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसने ये नहीं बताया, इसने बायोमास के बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए बहुत क्लोज ऑप्शन है ये, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, आप कंफ्यूज हो जाओगे नीट में कि शायद इसी ने बताया। इसने बताया कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है व्हेन वी एक्सप्लोर मोर एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसके एक्सपेरिमेंट में कहीं भी बायोमास का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कहीं भी, यानी इसने बताया कि बायोमास जितना एरिया इंक्रीज करेंगे उतना बायोमास इंक्रीज हो जाएगा, ये इसने चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसने बिल्कुल भी नहीं बताया, ठीक। तो इसी तरह से डार्विन का था सर्वाइवल एंड फिटेस्ट, वैन हम्बोल्ट आपका बेटा हो गया, पॉल एहरलिच जो है इसका कुछ दूसरा था, रेवर पॉपेट हाइपोथेसिस और राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, वो भी डिस्कस करूंगा इसके बाद वाले शायद क्वेश्चन में मैंने लिखा होगा वो, ठीक। लेकिन डेविड टिलमैन जो है इसने बेटा ये कंसेप्ट दे दिया कि जितना एरिया में बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होगा उतना बायोमास प्रोडक्शन कांस्टेंट होने जा रहा है, प्रेडिक्टेबल है। समझ में आ रही बात, हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे और कांस्टेंट बायोमास है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, हाँ ये मैं अभी बता रहा था आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉस ऑफ की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट। देखिए एक इकोसिस्टम में हमारे पास डिफरेंट बेटा स्पीशीज होती हैं, कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इट इज जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, इट इज जस्ट लाइक एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन बेटा उड़ रहा है, फ्लाइट उड़ी, आप कहीं जा रहे हैं, एरोप्लेन में इसके आप समझें कि एरोप्लेन के अंदर जहां पे आप बेटा बैठे हैं उस सीट में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो सीट जो है ना वो लूज है और गिरकर टूट गई वो सीट, आप नीचे गिर जाएंगे, एरोप्लेन को कोई खतरा नहीं है, समझे, ये एक मसला है। दूसरा, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और आप जिस एरोप्लेन में जा रहे हैं उस एरोप्लेन में जो एड्रेस सिस्टम है, जो माइक होते हैं ना जिससे एड्रेस किया जाता है कि हम कहां पहुंचे, तापमान कितना है, वो सारी चीजें, वो काम नहीं कर रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक। तीसरा हो गया कि उस एरोप्लेन, वो एरोप्लेन उड़ रहा है, फ्लाइट ले रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा टायर लगे होते हैं, एक टायर में पंक्चर है, आप उड़ रहे हैं, टायर को उड़ने के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो आपका काम करेगा जब रनवे पे होगा। समझ में आ रही बात, ठीक। यकीनन रनवे पे प्रॉब्लम हो सकती है जब वो लैंड करेगा, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अगर एरोप्लेन है कि उसका एक विंग ही टूट जाए तो बैलेंस करने में मसला हो जाएगा, गिर सकता है। अब अगर इंजन में ही खराबी हो, इंजन में आग लगेगी तो कितना मसला है। तो इंजन मोर इंपॉर्टेंट है फॉर एरोप्लेन। सो ये पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन जो हैं दे आर जस्ट राइवेट्स, ठीक है बेटा। पॉल एहरलिच जो है ये उसने एक हाइपोथेसिस दी थी, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो स्पीशीज जो हैं दीज आर जस्ट द राइवेट्स ऑफ द एरोप्लेन, पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। अब कोई स्पीशीज इसी तरह से इकोसिस्टम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अगर वो बेटा उसको बोलेंगे की स्पीशीज, ठीक, दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम, इट्स ऑब्वियसली मोर सीरियस थ्रेट। अगर वो स्पीशीज बेटा खत्म हो जाएगी, इट्स ए मोर सीरियस थ्रेट फॉर इकोसिस्टम। समझ में आ रही बात। अगर कोई छोटी स्पीशीज से फॉर एग्जांपल हम यहाँ कश्मीर में बेटा बस रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पीशीज है जिसको हम ज्यादा कंजर्व कर रहे हैं, हांगुल को बहुत ज्यादा कंजर्व कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा हमारा खर्चा हो रहा है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं,
डॉग को क्यों नहीं कंजर्व करते? यहाँ श्रीनगर में जाओ, जवाहर नगर से वहां कहीं जहां भी आप घूमो लाखों के मिल जाएंगे और शाम के बाद अब नहीं निकल पाएंगे। किसी को चट्टी है क्या इनको कंजर्व करे? वो तो वैसे ही सैलाब की तरह जो है अपनी पॉपुलेशन को आगे ले जा रहे हैं। सो दैट मीन्स डॉग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट as is the species of deer or as is the species of lion or as is the species of hangul in Kashmir। समझ में आ रही बात? ठीक, तो कुछ स्पीशीज इंपॉर्टेंट होती है, एंडेमिक स्पीशीज, और किसी का ज्यादा रोल होता है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में। समझ में आ रही बात? और इसको बोलेंगे बेटा की स्पीशीज। अच्छा, ये चीज किसने बेटा बताई? दिस स्टेटमेंट इज बेटर एक्सप्लेन्ड बाय सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ना, ये डार्विन ने कहा, इसको इसके साथ कुछ नहीं लेना देना। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वैन हम्बोल्ट ने बताया, कुछ नहीं लेना देना। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के साथ कुछ नहीं लेना देना। इट इज राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, दिस वाज प्रपोज्ड बाय पॉल एहरलिच। इसके अभी आगे वाले क्वेश्चन में उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखा था। चलिए बेटा, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। असर्शन एक्सटिंक्शंस अक्रॉस ए टैक्सा आर नॉट रैंडम। एक टैक्सा में, एक टेक्सोनोमिक ग्रुप में जो हमारे पास एक्सटिंक्शंस होती हैं, एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पीशीज, दिस आर नॉट रैंडम। ये रैंडम नहीं है। ठीक, ये सही है, असर्शन भी बेटा सही है। रीजन बता रहा है इसका, बर्ड्स अपियर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। बर्ड्स जो है ये ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा एक्सटिंक्ट होती हैं बर्ड्स। इज इट ट्रू? दिस इज फॉल्स। ज्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा एम्फीबियंस को होता है। ठीक, तो एक टैक्सा जो है ये एक्सटिंक्शंस के लिए बेटा, इसमें एक्सटिंक्शंस रैंडम नहीं होते हैं। एक्सटिंक्शंस अक्रॉस ए टैक्सा आर नॉट रैंडम, ये सही है। बर्ड्स अपियर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, ये गलत है। बर्ड्स के बदले ज्यादा थ्रेट बेटा किन को होता है? एम्फीबियंस को होता है एक्सटिंक्शंस का। ठीक, तो हम बोलेंगे इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ एक्सटिंक्शंस कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ विल बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट। अगर यही ट्रेंड्स हमारे पास कंटिन्यू रही जो अभी चल रही है एक्सटिंक्शंस की, प्रेजेंट ट्रेंड्स, ठीक, आप बताए कितने सालों के बाद हाफ ऑफ द स्पीशीज ऑफ अर्थ जो है दे विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। बराबर 100 सालों के बाद आपका 50% स्पीशीज जो है बेटा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज इन प्रोग्रेस। 5 मास एक्सटिंक्शंस ऑलरेडी दुनिया ने विटनेस किए हैं। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लेड टू। बायोडाइवर्सिटी अगर किसी रीजन में खत्म हो जाए, इससे क्या हो जाएगा? पहला, डिक्लाइन इन प्लांट पॉपुलेशन, सही है, कोई मसला नहीं है इस पे। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टुर्बेशन सच एज ड्रॉट, यानी कि एनवायरमेंटल पर्टुर्बेशन जो है ना, उनके लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देयर विल बी फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स, देयर विल बी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस। ठीक है बेटा, ये भी सही है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम्स, ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycles, ये इंपॉर्टेंट समझना है। इससे इकोसिस्टम की वेरिएबिलिटी में बेटा चेंज हो जाएगी। ये वेरिएबिलिटी स्पीशीज की वेरिएबिलिटी नहीं है, समझ रहे? अगर मैं बोलूंगा इंक्रीज इन द वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज, वो तो सही है, वो तो होना चाहिए था। ठीक, तो अगर वो हो जाएगा उसे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये समझे, अगर स्पीशीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, अगर ऑर्गेनिजम्स का वेराइटी इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक, लेकिन ये स्पीशीज के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है ये स्टेटमेंट। ये बोल रहा है इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। इकोसिस्टम प्रोसेसेस में वेरिएशन आ जाएगी। अभी जो बताया था पहले, इकोसिस्टम प्रोसेस में वेरिएशन आने का मतलब ये है, अगर कोई इकोसिस्टम आज इतना प्रोडक्टिव है, ये 20 टन ऑफ बायोमास प्रोड्यूस करता है, कल को ये 10 ही टन ऑफ बायोमास प्रोड्यूस कर सकता है, और बीच में कहीं 50 टन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो वेरिएबिलिटी हो जाएगी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। समझ में आ रही बात? वेरिएबिलिटी हो जाएगी इन वाटर यूज, समझ में आ रही बात? वेरिएबिलिटी हो जाएगी इन पेस्ट, एंड वेरिएबिलिटी हो जाएगी डिजीज साइकिल्स में। आज कम डिजीज है, कल ज्यादा लगेंगे। ठीक, तो ये भी बेटा सही है, आपके टेक्स्ट बुक ने दिया है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा ये वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे बेटा बढ़ लेते हैं। एक्सटिंक्शंस ऑफ मोर देन 200 चिकलिड फिशेस इन लेक विक्टोरिया वाज ड्यू टू। लेक विक्टोरिया में 200 चिकलिड फिशेस जो है बेटा वो एक साथ एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई? आपको बोलना है रीजन क्या था इसके लिए। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन नहीं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं,
को एक्सटिंक्शंस नहीं, इट वाज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। हमने वहां पे एक स्पीशीज को बेटा इंट्रोड्यूस किया था, दैट्स कॉल्ड नाइल पर्च। ये एक फिश स्पीशीज है, एलियन स्पीशीज थी, दैट मीन्स फॉरेन स्पीशीज थी। इसको हमने लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, साउथ अफ्रीका में है शायद लेक विक्टोरिया, ठीक। तो इससे बेटा क्या हो गया, इससे वहां पे 200 टिकलिड फिशेस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स। ज्यादा तो नहीं गया आगे, हाँ चलिए बेटा, इससे पहले हुआ, हाँ ये तो हो गया, चलिए। Which of the following is not a narrowly utilitarian aim for conservation of biodiversity? आपको पता है, देखिए बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करते हैं ना, हमारे कुछ मकसद होते हैं। एक होता है नैरोली यूटिलिटेरियन एम, एक होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एम। नैरोली यूटिलिटेरियन एम है कि हमें क्या कैसे फायदा मिलते हैं, छोटे छोटे फायदे, और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एम का मतलब है कि हमें कौन से बड़े फायदे मिलते हैं इससे। तो दोनों फायदों के लिए हम इकोसिस्टम या इसको बेटा क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। आपको बोलना है कि इनमें से कौन नैरोली यूटिलिटेरियन एम नहीं है। तो जब ये वाला सब क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो समझ लें, जब बोलेगा कौन नहीं है नैरोली यूटिलिटेरियन एम, तो इसका मतलब है कि सब होंगे, एक नहीं है, आपको उस एक को बेटा ढूंढना है, ठीक। तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ फूड जो है ये नैरोली यूटिलिटेरियन एम है, हमें फूड मिलता है बायोडाइवर्सिटी से, इसको आम किस में बेटा क्लास पे करते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन एम में। ये कोई बड़ा फायदा नहीं है हमें बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि अगर ये मैं आपको बताऊंगा, आपको जो पूरा फूड मिल रहा है बायोडाइवर्सिटी से ही मिल रहा है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा भी बायोडाइवर्सिटी में है। तो ये तो है हमारे पास जो फूड मिल रहा है, ये बेशक यकीनन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, इससे आगे भी बायोडाइवर्सिटी का फायदा है, इसलिए इसको हम कंसीडर करेंगे नैरोली यूटिलिटेरियन एम। समझ में आ रही बात। कंजर्वेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये भी नैरोली यूटिलिटेरियन एम में बेटा इंक्लूडेड है, ठीक। कंजर्वेशन फॉर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ये भी नैरोली यूटिलिटेरियन इसमें बेटा इंक्लूडेड है, ठीक। कंजर्वेशन फॉर ऑक्सीजन प्रोड्यूस, देखिए बेटा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो है ना, ये है बेटा हमारे पास ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एम, और यही सही ऑप्शन है, ठीक। ऑक्सीजन जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है ये बहुत बड़ा एम है, इसके लिए हमने कंजर्व करना। देखिए फूड को इधर उधर कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रही है, हाँ फूड के बगैर भी नहीं रहेंगी। चलिए अगर मैं बोलूंगा दोनों ही जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन मोहलत, फूड ना होने पे 1-2 दिन तो बच सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना होने पे आप कुछ मिनट भी हम जी नहीं सकते हैं, समझ में आ रहे। तो ऑक्सीजन जो है ना, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लें। चलिए बेटा नेक्स्ट, the strict protection of biodiversity hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost। अगर हम स्ट्रिक्टली बेटा प्रोटेक्ट करें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को, ठीक है। हमारे पास से फॉर एग्जांपल वी हैव 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और प्लस इसमें बेटा 9 कर दो, कितने हो गए 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, और इंडिया में 3-4 आ रहे हैं। वी हैव हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वी हैव वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, वी हैव इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा रीजन होता है जिसमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी दुनिया में हो। चलिए बेटा ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी ड्यूरिंग द क्लास वर्क। अब बताए, द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शंस बाय ऑलमोस्ट। अगर स्ट्रिक्टली हम कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को, इनको बेटा प्रोटेक्ट करेंगे, तो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन जो होने जा रहा है 6th मास एक्सटिंक्शन दुनिया में, ठीक है बेटा, जिससे हाफ ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ जो है दे विल बी एलिमिनेटेड। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स को ही स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करेंगे, पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो मैंने कितने गिने बेटा, इधर गिन लेना आपके लिए 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, अगर इन ही एरियाज को स्ट्रिक्टली हम प्रोटेक्ट करें तो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन जो है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 30%। एनसीईआरटी का डेटा आपके लिए था ये। चलिए बेटा नेक्स्ट, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को आप बेटा मैच करो कॉलम बी के साथ, करो, कर ले, खुद ही कर लो। कॉलम ए क्या है बेटा, वी हैव एंडेमिज्म। एंडेमिज्म जो है दिस इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है बेटा। एंडेमिज्म जो है दिस इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। इसमें एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए बेटा प्लांट्स की, ठीक, और इसमें हमारे पास हम देखेंगे कि एंडेमिज्म बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है, एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में हो, जो एक पर्टिकुलर रीजन में हो, उसके बाहर दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगी। इसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि हांगुल जो कश्मीर में है, हांगुल इज एंडेमिक स्पीशीज, क्योंकि हांगुल सिर्फ कश्मीर में आपको मिलेगा, कश्मीर से बाहर पूरी
पूरी दुनिया आप मारो, आप पूरी दुनिया छान मारो, कहीं आपको हांगुल नहीं मिलेगा। तो हांगुल हो गया एंडेमिक, ठीक। और हांगुल को प्रोटेक्ट करने की क्या क्यों ज्यादा जरूरत है? बिकॉज इट इज एंडेमिक। अगर कश्मीर में हांगुल खत्म हो गया तो ये कश्मीर में नहीं पूरी दुनिया से खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक। तो एंडेमिज्म जो है इट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, इसके बाद हमारे पास सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स जो है ये आपको मिलेंगे बेटा कहाँ? खासी एंड डेंशिया हिल्स इन मेघालय में, ठीक। बॉटनिकल गार्डन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, समझ में आ रही बात। और अर्थ समिट जो है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बेटा बुलाई गई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है बेटा, रियो डी जेनेरियो में बेटा इसको कॉल ऑन किया गया था, ठीक, जिसमें बहुत सारे नेशंस ने साइन किया कि हम बायोडाइवर्सिटी प्लेज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बेटा बन रहा है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर यहां से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा एनवायरमेंटल इश्यूज का। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, कब पास किया? ये एक्ट बेटा दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। इनके डेट्स को आप बेटा बिल्कुल इधर इधर रखेंगे, अपने खोपड़ी में भर के रखेंगे ये डेट्स, ये आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इट वाज पास्ड इन 1986 बेटा याद रखें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है बेटा। हमारे पास 1974 में जो एक्ट बेटा पास हुआ दैट इज कॉल्ड वाटर एक्ट, ठीक है बेटा, इट वाज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। 1981 में एयर एक्ट जो पास हो गया और 1987 में एयर एक्ट बेटा जो पास हो गया इसको क्या किया गया था? इसको बेटा मॉडिफाई कर दिया गया था, ठीक है बेटा। और इसमें इंक्लूड किया गया था नॉइज, इसमें इंक्लूड किया गया था नॉइज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू फॉर 1 मिनट। हेलो बुश क्लास में बगैर कॉल हो रहे क्लास में आओ चलिए बेटा, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये दूसरी बार और वालिद साहब की कॉल थी, पहली बार तो मैंने नहीं उठाई थी, अब दूसरी बार थी, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए बेटा, ये आपका हो गया बेटा रिगार्डिंग द एक्ट्स। चलिए नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्क्रबर। स्क्रबर के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा चूज करना है। कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सही है। स्क्रबर बेटा जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड गैसेज को क्या कर सकता है बेटा? रिमूव कर सकता है। इट कैन रिमूव द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जॉस्ट इज पास्ड थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, ये भी सही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, ठीक। और कैन रिमूव 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल गलत है, ठीक, क्योंकि ये ऑप्शन जो है बेटा इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है बेटा। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये स्क्रबर के लिए इनकरेक्ट होगी, ठीक, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए बेटा ठप करके आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए सही क्या नहीं है ये याद रखना। ये इसका मतलब जब ये होगा ना, प्लीज मेहरबानी करके समझो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से करते हैं। जब होगा ना इनमें से सही क्या नहीं है, इसका मतलब है कि सारे सही हैं, एक को ढूंढना है ना जो गलत होगा, ठीक। चलिए बेटा सारे बेटा सही होंगे, एक को ढूंढना है जो गलत होगा। पहला जो है कंटेन एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज कैटालिस्ट्स। कैटालिटिक कन्वर्टर में एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं, प्लैटिनम होता है, प्लैडियम होता है, रोडियम होता है, ठीक। ये हमारे गाड़ियों में बेटा होते हैं, जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना उसके अंदर ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि पॉइजनस गैसेस का इमिशन जो है उसको रोका जाए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम अपना रोल प्ले करें। दैट इज वाई गाड़ी आप महंगी हो रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट कंप्रोमाइज नहीं करती है कि आप चलें, आप सेठ की तरह चलेंगे और गाड़ी से आपके क्या क्या निकलेगा और एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द गवर्नमेंट नाउ। इसलिए हमारे पास जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या जो गाड़ियां बनाते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंसेस दिए हुए हैं कि आप किस तरह से गाड़ी को बनाएंगे, तब जाके गवर्नमेंट उस गाड़ी को परमिट करेगी। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो गाड़ियों में लगाएगी, नई गाड़ियों में, पुराने नहीं होते थे, बहुत पुरानी गाड़ियों में नहीं होते थे, अब बहुत टाइम इनको हो गया लगे हुए, ठीक। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है ये चूंकि एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं इसलिए गाड़ी का रेट जो है ना वो इंक्रीज हो गया है। चलिए बेटा, पहला जो है एक्सपेंसिव मेटल्स इसमें होते हैं, ये सही है। आर फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग इमिशंस ऑफ पॉइजनस गैसेस, अभी बता दिया, सही है। कन्वर्ट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सही है। देखिए अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है ना बहुत ही पॉइजनस होते हैं, ये कैटालिटिक कन्वर्टर इसको कन्वर्ट करता है इनटू CO2 एंड वाटर। वाटर नीचे गिरेगा, एक
जो जहां से धुआं निकलता है वहां आप देखेंगे कभी गाड़ी चलाते चलाते थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाते हैं, ये इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे वो ज्यादा पॉइजनस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम पॉइजनस है और फिर उसको लिबरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में ज्यादा हो जाएगा, हम प्लांट ज्यादा लगाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, हमारा कोई मसला नहीं है, दिस विल प्यूरिफाई द एयर। समझ में आ रही बात? चलिए बेटा, आर नॉट अफेक्टेड बाय लेड एडल्ट्रेटेड पेट्रोल। ठीक है बेटा, हमारे पास जो पेट्रोल होता है और पेट्रोल में अगर लेड का एडल्ट्रेशन किया गया है, ठीक, एडल्ट्रेटेड किया गया है बेटा लेड से पेट्रोल को, इससे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना बेटा ये इनएक्टिव बन जाता है, तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जरूरी है फ्यूल जो आप गाड़ी में डालेंगे वो सही हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। अगर उसके साथ लेड था तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स इनएक्टिव बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए ये बेटा क्या है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन आपका आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट, Which of the following is correct with reference to Euro third emissions? Euro third emissions. Bharat stage 3 it is equivalent to the, आपने सुना होगा भारत स्टेज 2, BS3, BS4, समझ में आ रही बात इंजन्स के बारे में, कार इंजन्स के बारे में। तो यूरो 3 नॉर्म्स जो हैं, these are equivalent to भारत स्टेज 3, ठीक है बेटा, BS3। ठीक, इसके लिए आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 360 parts per million in diesel and 160 parts per million in petrol. यूरो 3 नॉर्म्स जो है बेटा, these are equivalent to भारत स्टेज 3। भारत स्टेज 3 जो है इसके हिसाब से हमारे पास जो डीजल है इसमें बेटा हमें होना चाहिए सल्फर, हमने रिड्यूस कितना करना है 350 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, लेकिन इधर क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 360, तो ये ऑप्शन गलत हो गई पहली ऑप्शन। और डीजल में हमें बेटा होना चाहिए, पेट्रोल का मैंने बात किया, और अगर बेटा मैं डीजल की बात करूंगा तो 150 पार्ट्स पर मिलियन जो है हमने इसमें बेटा सल्फर को कंट्रोल करना है। ये लिखती है ऑप्शन 160, नहीं बेटा ये गलत ऑप्शन है। अगर 350 इधर होता, 150 इधर होता, फिर ये सही थी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये गलत है। ठीक, ऑप्शन सेकंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेंट एट 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो पेट्रोल और डीजल में हमने कंट्रोल करने हैं एट 42%, ये सही ऑप्शन है बेटा इसका, तो इसी को आपने चूज बेटा करना है। ये तीसरी ऑप्शन जो है ये गलत है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेंट एट 35% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। लेकिन ये ऑप्शन बेटा देख लें, आपके एनसीईआरटी ने दोनों लिखे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हमारा एम कितना है, टारगेट कितना है कि कम हो जाए। टारगेट है कि ये इसको बेटा हम कम करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, ये पेट्रोल और डीजल में बेटा हम कितना बेटा कम करें 33% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। लेकिन हमारे पास जो यूरो 3 नॉर्म्स है भारत स्टेज 3, उसमें हमारा टारगेट जो है ना हमने इसको कहां लाना है, हमने इसको 42% पे लाना है। लेकिन वहां हम रुकेंगे नहीं, हम उससे आगे जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा एम यह है कि 30% हो जाएगा। लेकिन भारत स्टेज 3 जो है या यूरो 3 नॉर्म्स जो है उसके हिसाब से हमने 42% तक ही बेटा इनको कंट्रोल करना है। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन बेटा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक, तो ऑप्शन 2 इसका सही ऑप्शन है। चलिए बेटा आगे बढ़ लेते हैं। Which of the following represents the correct sequence of biomagnification of DDT in an aquatic food chain? Aquatic food chain में जो बायो मैग्निफिकेशन होती है, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। ठीक है बेटा, स्पेशली डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है बेटा, और इसका जो बायो मैग्निफिकेशन होता है एक्वेटिक फूड चेन में, करेक्ट सीक्वेंस आपको दिखानी है। आपके एनसीईआरटी में हमारे पास लेफ्ट साइड पे आपका जो वाटर पोल्यूशन है उसमें 1-2 पेजेस आप टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है एक आपका पूरा एक ये लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है डायग्रामेटिक व्यू में। ये बिल्कुल थ्योरी में नहीं लिखा, थ्योरी में भी लिखा है ठीक, लेकिन डायग्रामेटिक व्यू में बेटा दिया हुआ है। तो इस डायग्रामेटिक व्यू को इस तरह से ऑब्जेक्टिव में बेटा फ्रेम किया है। ठीक है बेटा, तो आपका हमारे पास जो इनका सबसे पहले बेटा हम देखेंगे, हमारे पास डिफरेंट हमारे पास बर्ड्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बेटा बात करूंगा आपके वाटर की, चलिए बेटा वाटर बेटा हम लेंगे, तो वाटर में डीडीटी जो होता है इट इज 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। ठीक बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद आपके बेटा चलिए बेटा हम बात करेंगे जू प्लैंक्टन्स की, जू प्लैंक्टन्स की बेटा बात करेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक अगर आपके आगे हैं तो बेटा आप देखेंगे, तो जू प्लैंक्टन्स में बेटा हमारे पास जो ये होता है इट इज 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रही बात? जू प्लैंक्टन्स के बाद आगे बढ़ेंगे बेटा हम स्मॉल फिशेस की ओर बेटा हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हमारे पास होता है ये 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रही बात? इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा लार्ज फिशेस में हमारे पास जो इसकी बेटा कंसंट्रेशन होती है दैट इज 2 मिलियन
टू पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद हमारे पास होगी फिश ईटिंग बर्ड्स। इसके बाद बेटा हमारे पास होगी फिश ईटिंग बर्ड्स, ठीक है बेटा। फिश ईटिंग बर्ड्स में हमारे पास डीडीटी का कंसंट्रेशन जो है दैट इज 25 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। आप समझें तो सबसे ज्यादा डीडीटी बेटा किस में होगा, फिश ईटिंग बर्ड में होगा 25 पार्ट्स पर मिलियन, तो ये सबसे ज्यादा। इससे कम किस में होगा, लार्ज फिशेस में होगा 2 पार्ट्स, तो इसमें मैं बेटा लिखूंगा 25 पार्ट्स पर मिलियन। इसमें लिखूंगा मैं बेटा 2 पार्ट्स पर मिलियन। इसमें बेटा स्मॉल फिशेस में इधर हमने लिखा 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। जूप्लैंक्टन्स में बेटा हमने लिखा 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, और वाटर में लिखा 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है बेटा। तो ये आपका बन जाएगा सही ऑप्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट। इकोसाइन टॉयलेट्स आर कॉमन इन एरियाज ऑफ, इकोसाइन टॉयलेट्स बेटा कौन से एरिया में ज्यादा कॉमन है, केरला एंड श्रीलंका में सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, कुछ सोचना नहीं है। पॉलीब्लेंड जो है बेटा इट इज अ फाइन पाउडर ऑफ रिफाइंड मॉडिफाइड प्लास्टिक, इट वाज डेवलप्ड बाय। पॉलीब्लेंड जो है ये एक रिफाइंड एंड फाइन पाउडर है बेटा प्लास्टिक का, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय, मुझे बता समद खान ने डेवलप किया था, नहीं किया था, अहमद खान ने डेवलप किया था, ठीक है बेटा, बेंगलोर में अहमद खान। रमेश चंद्र ढगर जो है सोनीपत का, इसका कुछ और हमारे पास था ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट, ये कुछ नहीं है, ठीक। तो ये अहमद खान जो है इसका सही ऑप्शन है बेटा। चलिए नेक्स्ट। सैनिटरी लैंडफिल्स आर यूज्ड फॉर, सैनिटरी लैंडफिल्स बेटा किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम सॉलिड वेस्ट्स के लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सॉरी क्वेश्चन देख लीजिए ना बेटा, उल्टा हो गया था। सैनिटरी लैंडफिल्स आर नॉट यूज्ड फॉर, नॉट यूज्ड, यही देखना है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, सॉलिड वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको सैनिटरी लैंडफिल के अंदर बेटा डंप करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जो आपके रेडियो वगैरह खराब हो जाएंगे, मोबाइल फोन खराब हो जाएंगे, इनको भी सैनिटरी लैंडफिल में बेटा हम डंप करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट को सैनिटरी लैंडफिल में डंप नहीं करते हैं, इनको लीकेज का खतरा रहता है, ठीक है बेटा। तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया। चलिए, which of the following represents the correct sequence of relative contribution of greenhouse gases to total global warming? आपको बोलना है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना ग्रीन हाउस गैसेज से होती है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग और कौन सा कम रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सीक्वेंसेस दी हुई हैं, ये सीक्वेंस आपकी सही सीक्वेंस है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक पे बेटा दिया हुआ है, वो एक इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होगा, ठीक। इसके बाद आपका सबसे ज्यादा जो है बेटा मीथेन है, ठीक है बेटा, मीथेन है। इसके बाद आपके पास जो है दैट इज क्लोरोफ्लोरो। चलिए बेटा इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, ठीक, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक, इसको ऐसे कर लेते हैं। क्या हो गया, तो एक जैसे लग रहा है, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, ऐसे काम चलेगा। इसको लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसको बेटा लिखेंगे N2O। अब देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रोल रहता है, उसके बाद मीथेन का, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। चलिए बेटा नेक्स्ट। एल नीनो इफेक्ट इज रिलेटेड टू, एल नीनो इफेक्ट जो है ये किसके रिलेटेड है, एल नीनो इफेक्ट क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बार बेटा दिया हुआ है ये एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो इफेक्ट, ठीक है बेटा, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट जो है बेटा ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका की जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे देखा गया, ठीक, वहाँ पे ओशियंस के बीच में देखा गया कि इट इज़ अराउंड ऑलमोस्ट इन द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर, आई विल बी टेकिंग इट लाइक दिसंबर, ठीक है बेटा, दिसंबर। ये समझे एल नीनो इफेक्ट। दिसंबर में इन्होंने क्या देखा, जो हमारे पास ओशियंस के बीच में जो पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है। अजीब मसला है ना, एक अजीब मसला है। और पूरे साल पानी सर्द रहता है कि लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में ओशियन के बीचों बीच जो पानी है ना, बहुत खित्ते का पानी जो है ना, ओशियन में बहुत बड़े एरिया का पानी जो है ना ये गर्म हो जाता है, ठीक। इसका टेम्परेचर बेटा इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास बेटा क्यों होता है ये इफेक्ट, ये होता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से होता है। अब एल नीनो क्यों बोलते हैं, एल नीनो जो है बेटा इट एक्चुअली रेफर्स टू स्मॉल, इट रेफर्स टू स्मॉल बॉय चाइल्ड, स्मॉल बॉय चाइल्ड। इसको एल नीनो क्यों बोलते हैं, ठीक है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इसको बेटा रेफर करते हैं टुवर्ड्स
जीसस पीस बी अपॉन हिम, ठीक है बेटा, वो इसको रेफर करते हैं टुवर्ड्स ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीस बी अपॉन, और वो बोलते हैं कि ये एल नीनो इफेक्ट जो है ये इट इज़ बिकॉज इट इज़ समवेयर अराउंड दिसंबर, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उसको मानते हैं कि जीसस का जो बर्थ डेट है दैट इज़ 25 दिसंबर, जिस दिन वो क्रिसमस वगैरह मना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इनका ये मानना है कि इसी टाइम के आसपास ये एल नीनो इफेक्ट देखा गया, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट एल नीनो इफेक्ट, स्मॉल बॉय चाइल्ड, एक्चुअली रेफरिंग इट टू द जीसस पीस बी अपॉन हिम, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट जो है बेटा इट इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू सॉइल इरोजन एंड एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, Which of the following is not responsible for degradation of natural resources? Degradation of natural resources के लिए कौन सा responsible नहीं है? Soil erosion और desertification से degradation of natural resources होगा, water logging से होगा, jum cultivation इसको बोलते हैं बेटा slash and burn agriculture, slash and burn agriculture आपके टेक्स्ट बुक में बेटा दिया हुआ है। कुछ कम्युनिटीज हैं वो किसी जगह जाती थी और वहाँ पूरे जंगल को आग लगाती थी, इसको बोलते हैं slash and burn agriculture, ये भी responsible है for degradation। और चिपको मूवमेंट जो है इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन, तो आपका ये वाला सही ऑप्शन बेटा इसका बन जाएगा। चिपको मूवमेंट जो है ये तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है बेटा उत्तराखंड, ठीक है बेटा, वहां पे देखने को मिला। ठीक, चिपको मूवमेंट में क्या है, जब भी जंगल चोर जंगल काटने के लिए आते थे तो वहां पे औरतें निकलती थी, वो हक करती थी कि इनको जंगल के जो हमारे पास पेड़ है उनको हक करती थी, उसको बोला था चिपको मूवमेंट। ये एक वर्जन हो गया। दूसरा वर्जन जो हायर बुक्स में आप देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, वो वर्जन ये है कि ये असल में मंदिर से कुछ सेक्रेड थ्रेड यानी पवित्र धागा लाते थे और उनको ये इन प्लांट्स के इर्द गिर्द बेटा बांधते थे, और फिर जब जंगल चोर काटने के लिए आता था, कुल्हाड़ी वो मारना चाहेगा इस पे, लेकिन वहां देखेगा कि मंदिर का एक थ्रेड बांधा हुआ है तो वो वापस चले जाते थे, बिकॉज इट इज एफिलेटेड टू देम रिलीजियसली। समझ में आ रही बात, एक रिलीजियस एफिलिएशन उनको इसके साथ इस तरह की थी, ठीक है। वट एवर विल बी द करेक्ट वर्जन, हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन चिपको मूवमेंट से डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट, Which of the following can be visualized as functional unit of nature? हम किसको बेटा बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जो है बायोम बायोस्फीयर हैबिटेट नहीं है, इकोसिस्टम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बेटा इसको हम बोलेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम देखिए, फॉरेस्ट मैन मेड नहीं है, डेजर्ट मैन मेड नहीं है, पॉन्ड मैन मेड नहीं है, हमारे पास क्रॉप फील्ड जो है दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम। धान की फसल आप लगाते खुद लगाते हैं, आपको कोई लगाने नहीं आता है, खुद नहीं उगता है, दिस इज द मैन मेड इको सिस्टम। चलिए बेटा नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये है ना, हाँ ये है। चलिए बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक हमारे पास जो बेटा फैक्टर्स हैं, दे अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। से फॉर एग्जांपल आपके पास ये रेट हो गया किसी इकोसिस्टम में, ये एक बायोटिक फैक्टर है, और आपके पास टेम्परेचर जो है ये एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है बेटा। इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक अफेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को, ये इसको इफेक्ट करेगा, ये इसको, टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे होगा, समझ में आ रही बात। और ये जो है ये टेम्परेचर से बेटा इंटरेक्शन करेगा, टेम्परेचर जब अच्छा होगा तो इसमें भी कोई चेंज आ जाएगी, ये भी अच्छी तरह से अपना काम करेगा। सो दे इफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स, ये अपने सराउंडिंग को इफेक्ट करता है, समझ में आ रही बात। दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है, द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर बट कैन नॉट अफेक्ट देयर सराउंडिंग्स, ये अपने सराउंडिंग को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये गलत है, ठीक, ये तो अपने सराउंडिंग्स को भी बेटा अफेक्ट करेंगी, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलिए बेटा नेक्स्ट, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ, फिजिकल स्ट्रक्चर जो बेटा इकोसिस्टम का है इट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम में होते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट, स्ट्रेटिफिकेशन एंड इकोसिस्टम रेफर्स टू, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। अगर आप बेटा पॉन्ड में है, ये आपका पॉन्ड इकोसिस्टम बेटा हो गया, ये आपका पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ये एक पॉन्ड है, इसमें बेटा इस पॉन्ड में आपके पास पानी भी है, इस पॉन्ड में ये देख लिया बेटा आपने पानी भी है, और इस पॉन्ड में हमारे पास बहुत सारे बेटा ऑर्गेनिजम्स है। से फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म जो बॉटम डिविलर्स होते हैं इधर होते हैं, ठीक, और इसके बाद कुछ बेटा ये हर्ब्स वगैरह हो गए सबमर्जेड, समझ में आ रही बात, ठीक, जू प्लैंकटन वगैरह भी हो गया, कुछ बैक्टीरिया भी इस तरह से हो गए, तो बहुत सारी स्पीशीज, और कुछ होंगे बेटा जो सरफेस पे बेटा रहेंगे इस तरह से, समझ में आ रही बात। या फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी आप देखेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन जो है इट रेफर्स टू वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज, दैट मींस
हम बेटा इस तरह से देखेंगे बेंथिक ऑर्गेनिज्म्स का अलग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके बाद अलग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके बाद अलग डिस्ट्रीब्यूशन। या फॉरेस्ट में आप जाए, जो बड़े बड़े बेटा ट्रीज होंगे इनकी एक हाइट होगी, समझ में आ रही बात, ये एक स्ट्रेटा हो गया। और फिर आप देखेंगे श्रब्स जो है बेटा उनकी अलग हाइट होगी, ये श्रब्स के लिए अलग स्ट्रेटा डाल दिया। और फिर आप बेटा देखेंगे कि इसमें बेटा जो हर्ब्स हैं, छोटे छोटे हर्ब्स जो हर्बेशियस प्लांट जो है उनकी अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ब्रायोफाइट्स की अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज जो है इसको बेटा हम बोलेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट, The decomposers in a pond ecosystem like fungi, bacteria and flagellates are. Decomposers जो pond ecosystem में होते हैं, याद रखेंगे बेटा आप, ये बॉटम पे होते हैं, पॉन्ड के बिल्कुल बेंथिक होते हैं, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, जो निचली वाली सरफेस होती है। दिस आर बॉटम डिवेलर्स एबंडेंट, क्योंकि वहां पे इनको डिकम्पोजिशन करना है। फॉर कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट होना है ऑर्गेनिक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम? रेडिएंट एनर्जी ऑप्शन। देखिए कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है बेटा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कन्वर्ट करना है C6H12O6 में, तो फोटोसिंथेसिस से ये कन्वर्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए रेडिएंट सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। ऑटोट्रॉप्स जो है बेटा प्लांट्स भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बेटा हो गया। हेटेरोट्रॉप्स, ठीक, क्या हेटेरोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है? इसके लिए नहीं है, तो बोथ ए एंड बी इसका आपका आंसर बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम? पॉन्ड इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स जो है बेटा कौन सा रिप्रेजेंट करता है? फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स जो हैं, दीज आर एक्चुअली कंज्यूमर्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। सबमर्ज्ड प्लांट्स जो हैं ये कंज्यूमर्स नहीं है, फ्लैजलेट्स कंज्यूमर्स नहीं है, बैक्टीरिया कंज्यूमर्स नहीं है, ठीक है बेटा। तो कंज्यूमर्स जो हैं फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स, आपकी टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ होगा। नेक्स्ट, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स इज। देखिए बेटा एक होता है हमारे पास ऑटोट्रॉप, क्या होता है? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो बेटा बायोमास प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, यानी जितना बायोमास इसने प्रोड्यूस किया, इसमें से आप बेटा आप माइनस करेंगे रेस्पिरेटरी लॉसेज, रेस्पिरेटरी लॉसेज माइनस आर या माइनस आर एल, ठीक है बेटा, चलो आर ही करेंगे माइनस, रेस्पिरेटरी लॉसेज को माइनस करेंगे, तो इधर बेटा बचेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। से फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट ने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस करके 10 kg का मटेरियल बनाया, और इसमें से 2 kg इसको बेटा रेस्पिरेशन में लगते हैं, तो टोटल कितना है बेटा अवेलेबल 8। तो व्हाट इज 8? 8 इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो कंज्यूमर जब खाने आएगा तो उसके लिए अवेलेबल ये होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सो इट विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर? चलिए, which of the following is not true about humus? Which of the following is not true about humus? के लिए सही क्या नहीं है? इट इज डार्क कलर्ड एंड अमॉर्फस सब्सटेंस, सही है। हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, ये भी सही है। ह्यूमस में माइक्रोबियल एक्शन ज्यादा नहीं होती हैं। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है बेटा। सॉइल इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रोब्स इसको बेटा डिग्रेड कर सकते हैं टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो ये मैंने अभी बताया ऊपर वाली सरफेस होती है। लास्ट ऑप्शन क्या है? स्टोर डीप इन द सॉइल, सॉइल के नीचे होती हैं बेटा, बहुत नीचे, ये गलत है, ठीक है। तो यही हमारा सही बन जाएगा, ठीक। तो ह्यूमस जो है ये नीचे वाली सरफेस नहीं होती है, दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट, ये बेटा हमेशा याद रखेंगे, दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल, दिस इज फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल। चलिए बेटा आगे, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन, डिकम्पोजिशन बेटा किस पे डिपेंडेंट है? ऑक्सीजन पे भी डिपेंडेंट है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस पे भी बेटा डिपेंडेंट है, ठीक है बेटा, और सॉइल मॉइस्चर पे भी डिपेंडेंट है। तो ऑल ऑफ दीज इसका बेटा सही ऑप्शन है। चलिए, डिकम्पोजिशन इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन, अगर डेट्राइटस जो है यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स, अगर वो किसमें, अगर उसमें, इनमें से आपको बताना है कि उसमें क्या प्रेजेंट होगा, तब जाके डिकम्पोजिशन कम होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर उसमें नाइट्रोजन है डिकम्पोजिशन तेज हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर लिग्निन एंड काइटिन है, क्योंकि ये लिग्निन एंड काइटिन जो है ना बेटा ये हार्ड होते हैं, ठीक है बेटा, ये हार्ड होते हैं, इसलिए डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा उतना डिकम्पोजिशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो लिग्निन एंड काइटिन अगर इसमें है, डेट्राइटस में है, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो ये इसका बेटा सही आंसर बनेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट 48, असर्शन प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जितनी भी रेडिएशन आती है ना सन से, उसका 50% जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, और उस 50% में भी प्लांट सिर्फ 2 to 10% ही कैप्चर कर पाते हैं, ठीक। ये असर्शन है एंड दिस इज ट्रू, ठीक है बेटा। रीजन, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर वर्ल्ड, क्या ये 2 to 10% एनर्जी जो प्लांट्स ट्रैप करते हैं, क्या पूरे वर्ल्ड को यही एनर्जी सस्टेन करती है? यस, ठीक है बेटा, यही एनर्जी जो है ना, दिस इज सफिशिएंट फॉर सस्टेनेंस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक। इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट,
Consider the following statements. There is unilateral flow of energy from sun to producers and then to consumers. देखिए सन से एनर्जी आ गई, प्रोड्यूसर्स ने ले ली, और प्रोड्यूसर्स में से प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स ने बेटा कंज्यूम कर दिया, तो एनर्जी किस में चलेगी? कंज्यूमर में चलेगी। तो यूनिलेटरल फ्लो है, ठीक, सन से आ गई फिर आगे जा रहे, सन से आ गई फिर आगे जा रहे, तो एनर्जी जो है ना एक फॉर्म से निकल के दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट जो है, इकोसिस्टम्स नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम्स को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, क्यों? टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर, ताकि वो उन मॉलिक्यूल्स को बनाए जो उनको जरूरत है। तो इकोसिस्टम्स को अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, एंड दिस इज रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 रेफर्स टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटमेंट 2 रेफर्स टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका सही ऑप्शन बनेगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 रेफर्स टू सेकंड लॉ, ये गलत है, एंड स्टेटमेंट 1 रेफर्स टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटमेंट 2 इधर बेटा है, स्टेटमेंट 2 रेफर्स टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बेटा गलत है। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉलोज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी गलत है, बिकॉज दे फॉलो द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी गलत है। चलिए बेटा नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप दैट इज बायोमास। स्टैंडिंग क्रॉप कितना है, बायोमास कितना है, इज मोर एक्यूरेट इन। बायोमास को अगर हमने मेजर करना है कि प्लांट्स ने कितना बायोमास प्रोड्यूस किया, हम इसको डिफरेंट तरीकों से बेटा मेजर कर सकते हैं। फ्रेश वेट भी मेजर कर सकते हैं, ड्राई वेट भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट किस में होगा, ज्यादा एक्यूरेसी हमें किस में मिलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए। इट विल बी मोर एक्यूरेट इन ड्राई वेट, क्योंकि इसमें हम वाटर कॉन्टेंट को माइनस कर देते हैं। समझ में आ रही बात? फ्रेश वेट में ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ड्राई वेट में होगा। ड्राई वेट प्लस फ्रेश वेट, ठीक है बेटा, ठीक, तो इसमें भी नहीं होगा। ड्राई वेट फ्रेश वेट प्लस ड्राई वेट, फ्रेश वेट प्लस ड्राई वेट, ये एक ही ऑप्शन आ गया है, ठीक। चलिए, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है इट विल बी इन ड्राई वेट, ठीक। चलिए बेटा, तो इसके साथ हमारा आज का जो पोर्शन है आपका जो हमारे पास था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो मेरा जो पोर्शन था 12th क्लास का पोर्शन, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर दिया। आपसे मैं फिर से एक बार बेटा ये बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इनको प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, जो आपको बताया है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और जितना आपको खुद आ रहा था, अगर किसी बच्चे का 70 या 80% से कम स्कोर आ रहा है इस फिनिशिंग टच में भी, उसको लग रहा है कि मुझे आते थे 70 या 80% से कम, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, ठीक। मिनिमम आपका स्कोर जो रहे, चाहे आप मॉक टेस्ट दें, जो हमारा जो नया सीरीज चल रहा है, या कुछ भी आप करें, किसी भी टेस्ट सीरीज में एंटर हो जाए, मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 80% से ज्यादा। अगर कोई भी बच्चा 80% से ज्यादा स्कोर करता है किसी भी टेस्ट सीरीज में, लिख के ले ले कि उसका जो सिलेक्शन है ना वो इंशाल्लाह डन है। और जिनका स्कोर कम रह रहा है, 80% से कम रह रहा है, 70%, 60, इवन 60%, 70% के बीच में जो बच्चे आ रहे हैं ना, दे कैन डेफिनेटली क्रैक द नीट। समझ में आ रही बात? वो डेफिनेटली बेटा नीट को क्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ी सी मेहनत करें। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए। इवन जो बच्चे 50% पे भी हैं, 40% पे भी हैं, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर कोई बच्चा उससे भी बहुत पीछे हैं, ठीक, मैं नहीं कह सकता वो नहीं क्वालिफाई कर सकता है, वो भी क्वालिफाई कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो देखे कि उसको कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक। तो चलिए बेटा, आपसे विदा लेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप कामयाब हो जाएं, कामरान हो जाएं, अपना नाम भी रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, ठीक। और अल्लाह ताला आप सबको इस्तिकामत दे, ठीक, दीन पे डटे रहे। मेरी नसीहत तो हमेशा यही रहती है, मेरे लिए भी दुआ करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।